नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दुर्गा सर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10 एसएसटी ज्योग्राफी की किताब है। चैप्टर 6 में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है। अगर एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे दिया गया है कि भाई दिवाली के मौके पे हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया है। वहां पे उसके पेरेंट्स उसके लिए शूज दिलाए, क्लॉथ दिलाए, जो नॉर्मल होता है। ठीक है, दिवाली के टाइम में दिया जाता है, त्योहार के टाइम में भी दिया जाता है। हरीश की माता जी ने बर्तन खरीदे, चीनी, चाय, दियाज। हर और इसको दियाज को आर्देन लैंप्स भी बोला जाता है। हरीश ने देखा कि भाई मार्केट पूरा खचाखच भरा हुआ है, सब चीज बिक रही है। तो हरीश सोच रहा है कि इतने सारे चीजें इतने बल्क क्वांटिटी से आया कहां से। हरीश का दिमाग थोड़ा माने एक्सक्लूसिव है, सवाल पूछने वाला है। तो उसने पूछा, उसके फादर ने समझाया कि देखो, ये शूज है, क्लॉथ है, शुगर है, ये बल्क में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। उसी तरीके से यूटेंसिल कभी कभी बड़े इंडस्ट्रीज में बनते हैं, कभी कभी छोटे इंडस्ट्रीज में बनते हैं। दिया जैसे चीजें अगर किसी इंडस्ट्री में बनी है तो हो सकता है कि इसी बड़े मशीन में बना हो सकता है कुछ लोग इसको घर में बनाए होंगे। तो डिपेंड करता है कि वो जो चीजें मार्केट में बिक रही है वो आए कहां से। हो सकता है कि पूरी तरह से मशीन से हो सकता है पूरी तरह से हैंडमेड हो, या फिर मशीन और हैंड दोनों की कंबाइन मूवमेंट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ को समझना है। प्रोसेस है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि भाई रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके उसको प्रोसेस करके गुड्स को बल्क में एक बहुत बड़े क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किए, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग किए। तो पेपर की अगर बात करोगे वो लकड़ी से मैन्युफैक्चर होता है। शुगर की बात करो, शुगर कैन से बनता है, गन्ने से होता है। आयरन इंडस्ट्री की बात करो, आयरन ओर से मैन्युफैक्चर होता है। आयरन ओर एक मिनरल ओर है जिसको जला के कंसेंट्रेटेड प्योर आयरन निकालते हो, उसको लाइमस्टोन के साथ ट्रीट करते हो। ठीक है, हम लोग आयरन और स्टील बनाते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट भी एक प्रकार का मिनरल है। उसी प्रकार से देखोगे कि जो क्लॉथ है यान से बनता है। यान भी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहां पे देखोगे कि जब प्राइमरी मटेरियल को इनपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिनिश्ड गुड बनाते हैं, तो वहां पे जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं इन प्राइमरी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लिए देखो, पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझो। फॉर एग्जांपल, टूथ का प्रोडक्ट है, समझ मान, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है किसी घर में, सब दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। दूध धो के दूध पैदा करना क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। लेकिन ये जब मार्केट में बिकेगा ना, मार्केट में कोई डेली का दुकान चलाने वाला है, इस मिल्क को खरीदा और इसको खरीद के केक बनाया। जो केक बनाने वाली एक्टिविटी हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, वो सेकेंडरी एक्टिविटी बन जाएगा। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी, दूध का एक्सट्रैक्शन। जो एग्रीकल्चर का पार्ट था वो प्राइमरी एक्टिविटी। बट उस दूध का इस्तेमाल करके हम लोग केक बनाए, कोई दूसरा एंड प्रोडक्ट बनाए, दैट इज बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो प्राइमरी मटेरियल्स का इस्तेमाल करके फिनिश गुड को बनाते हैं। कुछ लोग कभी कभी प्राइमरी मटेरियल्स को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी कभी हो सकता है, बट एग्रीकल्चर जो जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, उसको नो डाउट खा सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं सीधे नहीं यूज कर सकते, जैसे माइनिंग एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। खोद के अंदर से कोयला निकाला, वो एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज हो गया। बट कोयले को सीधा सीधा इस्तेमाल कराने के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना पड़ेगा, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है जो चीज खोद के निकाल रहे हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में है वो सीधे यूज हो सके। एंड प्रोडक्ट की तरह, मतलब कोयले को कभी एंड प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने में। ठीक है, तो स्टील फैक्ट्री में, कार में, ब्रियरीज में जहां पे दारू बनाया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां बेकरीज में, और ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज है। ठीक है, अंडरस्टूड प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? अब देखो, इन सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उनको बोल सकते हो कोई सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट में है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना भूल गया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर दबा दिए तो थैंक यू, नहीं दबाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।
सेल्फ प्रमोशन है, और आपने दोस्तों को रेकमेंड करिए कि वो ये इस वीडियो को देखें। ठीक है, मैं अलग अलग तरह की वीडियो आने वाले टाइम में लाऊंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, देखो, some people are employed in providing services. In this chapter we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. अभी मैं रिसेंटली बताया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, और सेकेंडरी सेक्टर से जो लोग जुड़े होते हैं उनको सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इस वीडियो में जो मेन कंसर्न है मेरा, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करोगे, उसका मेन सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी, बोला जाता है कि इतनी ज्यादा एक देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना ज्यादा होगा, उस देश को स्ट्रांग इकोनॉमिकली माना जाएगा। अब बात किया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट को जितने स्ट्रांग है उतना उस देश का इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगा। समझ में आया? उसका बैकबोन स्ट्रांग होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अच्छी चीजें क्या है, ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, और एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन है। कुछ साल पहले की अगर डेटा देखोगे ना, 50% देश की जो आबादी है उससे ज्यादा आबादी सीधे सीधे एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और अगर एग्रीकल्चर पे इतने ज्यादा आबादी हमारे देश की डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाना जरूरी है। अगर एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाना है तो उसको मॉडर्नाइज बिना किए आगे नहीं बढ़ पाओगे। मॉडर्नाइजेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जरूरत हो ही है। कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है, कभी कभी क्या होता है, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के साथ भी जुड़ा होता है। एग्रीकल्चर को केवल प्राइमरी सेक्टर का पार्ट मत होता। एग्रीकल्चर जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जुड़ जाएगा ना, तो फूड रिटेल चेन से मिल जाएगा, तो वो सेकेंडरी बन जाएगा और टर्शियरी सेक्टर तक भी पहुंच जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मतलब क्या होता है, किसी ने पल्सेस प्रोड्यूस किया, दाल, अभी इसको बायो फोर्टिफिकेशन करना है। बायो फोर्टिफिकेशन करने के बाद उसको बाजार में सेल करना होगा। इस किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। तो सीधी सीधी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक तो बैकएंड से एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। फिर बात यह है कि एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे एंड यूज भी देता है। सेकेंडरी सेक्टर में लोगों को नौकरी आता है, टर्शियरी सेक्टर में नौकरी होता है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट को अगर इरेडिकेट करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी से हमारे देश की पॉवर्टी घटेगी। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए देश जब आजाद हुआ था ना, बहुत मेजर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर और जॉइंट वेंचर सेक्टर खुला गया। जो 5 ईयर प्लान थे उसमें बोला गया था कि सेंटर ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड बड़ा बड़ा पब्लिक सेक्टर खोला जाएगा। वहां पे सिर्फ सरकार को घुसने की अनुमति होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को घुसने की अनुमति नहीं होगा। ठीक है, ये बोला गया था। ठीक है, हालांकि बाद में वो चेंज हो गया। ठीक है, ओके। ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ट्राइबल्स उनको भी नौकरी मिल सके। प्रॉब्लम यह है कि जितने इन बेचारे ट्राइबल बैकवर्ड को नौकरियां मिली ना, उससे ज्यादा तो उनको शोषण कर दिया गया प्राइवेट कंपनीज ने। प्राइवेट माने सरकारी कंपनियों ने भी भरपूर शोषण किया है। फिर आगे बात करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जाए तो उसका फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट होगा तो इंडिया का ट्रेड कॉमर्स बढ़ेगा, और हमारे देश का सामान बाहर जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया जाता है पब्लिकली। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों अच्छे होते हैं, इसको तुम लोग क्लास 12 में समझोगे कि इकोनॉमिक्स में समझोगे। समझ में आए? तो जो फॉरेन एक्सचेंज जो है, जिसमें अगर मान लो तुम्हारे हमारे देश से जो भी चीज बाहर से एक्सपोर्ट हुआ, तो वहां से जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो डॉलर में बिलिंग होगा। तो वो डॉलर का क्या किसको मेंटेन करेगा? आरबीआई मेंटेन करेगा। तो ऑब्वियसली हमारे देश में क्या बढ़ा? डॉलर का जो रिजर्व बढ़ा। जिसके ज्यादा रिजर्व होगा, इंडिया अपने इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकता है। देखो, जब हमारा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई मेंटेन करती है। जब हम वहां से सामान को हमारे देश में लाते हैं तो देश में इंप्लीमेंट करते हैं, और ज्यादातर ये पेमेंट
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले भी करते हैं। जितना ज्यादा हमारा देश के पास फॉरेन रिजर्व होंगे, उतना ही ज्यादा तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं। आज की डेट में चाइना, जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दुनिया भर में इनिशिएटिव लेता है, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज के दम पे ही करता है, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है। जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, उतना उस कंट्री का फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएगा। वो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, वो कंट्री जिसके पास काबिलियत है कि वो अपने रॉ मटेरियल्स को वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड में बदल सकते हैं, जो दाम होगा ना, वो हायर वैल्यू होगा। इससे जो प्रोस्पेरिटी होगा, वो बहुत बढ़िया होगा। जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाइवर्सिटी होगा, उतना ही ज्यादा कह सकते हो कि प्रोस्पेरिटी एक देश की बढ़ेगी। और अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को एक साथ कंपेयर करोगे ना, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर अलग काम करता है, इंडस्ट्री अलग काम करता है, हैंड इन हैंड मूव करते हैं। एग्रो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ये। मैं बोला था, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की दरकार है, इंडस्ट्रीज की दरकार है। इंडस्ट्रीज अगर आगे बढ़ेगी, तो भाई देखो, फर्टिलाइजर्स बढ़ेगी, इरिगेशन पंप बनेंगे, इंसेक्टिसाइड्स बनेंगे, प्लास्टिक्स पीवीसी पाइप्स बनेंगे, मशीन्स बनेंगे, और इन सब को एज ए रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है एग्रो इंडस्ट्रीज में। देखो, पहली बात तो फर्टिलाइजर्स, जो इरिगेशन पंप्स है, इनके दम पे ही एग्रीकल्चर कर पाओगे। फिर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे, उनको इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करने के लिए भी एक इक्विपमेंट चाहिए। तो भाई, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, उसको यील्ड को बढ़ाने के लिए, जो पर हेक्टर क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसको बढ़ाने के लिए भी हमें इंडस्ट्री की प्रोडक्ट चाहिए, जो इसके यील्ड को बढ़ाए। और एक बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, उस प्रोडक्शन को सही जगह डिप्लॉय करने के लिए भी क्या चाहिए, हमको इंडस्ट्री की टूल्स चाहिए, ताकि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसको एग्रो इंडस्ट्रीज बोला जाता है, उसको बढ़ाया जा सके। इन सब से अल्टीमेट फायदा किसको होगा? फार्मर्स होगा। जितना मॉडर्नाइज होगा, उतना ही ज्यादा पैसा कमाने की एबिलिटी आएगा फार्मर्स को। अनफॉर्चुनेटली पूरे सेटअप में फायदा होता है और एक प्राइवेट कैपिटलिस्ट को होता है। फार्मर्स हमारे देश में आज भी पुअर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो, कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज नॉट ओनली असिस्टेड द एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। मैं समझा दिया ये वाला। आज की ग्लोबलाइजेशन में टाइम में हमारे इंडस्ट्री को एफिशिएंट और कॉम्पिटेटिव होने की जरूरत है। सेल्फ सफिशिएंसी होने से काम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे एग्रीकल्चर गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कंपीट कर सके, ये बहुत जरूरी है। तो जो दाल हम यहाँ पे पैदा कर रहे हैं ना, वो दालें मार्केट में ईरान की दाल के साथ अगर कंपटीशन कर सके, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं कर सके, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सामान को नहीं बेच पाएंगे। सामान नहीं बेच पाएंगे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग की है, उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, वो हमारे लिए नुकसान होगा। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वहां पे हम अपने आप को किसी एक लिमिट से ज्यादा काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टारगेट होता है कि उसको एक्सपोर्ट करें। अग, अगर समझ में आए तो आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव ए ग्रेट डे।